अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। टॉक टू चार्ट्स में आपको अगेन खुशामदीद है। ठीक है। और ये बेसिक कोर्स का जो बिल्कुल फाउंडेशन कोर्स है, इसका ये लास्ट चैप्टर है, पार्ट 3। ठीक है। और जिन्होंने हमारी प्लेलिस्ट को यूट्यूब पे फॉलो नहीं किया उसको ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि बेसिक के अंदर और भी वीडियोस आती रहेंगी इंशाल्लाह। जब जब हमें ऐसा लगेगा कि यार ये बेसिक कंटेंट का एक और नेक्स्ट लेवल है, हम उसको ऐड करेंगे। ठीक है। और इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल है, वो बिल्कुल ही अलग होगा। ठीक है। वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आपको दिया जाएगा, डिफरेंट आईडी डिफरेंट पासवर्ड के साथ। और प्लीज़ कोई भी कोशिश ना करें टैम्पर या फॉरवर्ड करने की, क्योंकि आपका ही अकाउंट फिर ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे आप इंटरमीडिएट टू एडवांस कोर्स देते हैं, वो सिर्फ आपके लिए होता है, राइट। तो इसी तरह से चीज़ें चलती हैं और उससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है। अच्छा, इस सेशन के अंदर फंडामेंटल एनालिसिस, ट्रेडिंग फिलॉसफी एंड मनी मैनेजमेंट की चीज़ें डिस्कस करेंगे बेसिक लेवल पे। ठीक है। क्योंकि एडवांस लेवल पे करेंगे तो फिर वो रॉकेट फायर हो जाएगी, आपके समझ नहीं आएगा, फिर आपके अंदर चाउस और सवालात पैदा होंगे। लेकिन उस तरीके से कि आप लोग बिल्कुल बिगनर हैं, तो आप लोग को बिल्कुल ईजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के ज़रिए। ठीक है। बाकायदा इसका आगाज़ करते हैं। ये वीडियो भी तकरीबन आधे पौने घंटे की हो सकती है, और पूरा आपने देखना होता है, क्योंकि एंड तक भी कुछ ना कुछ चीज़ें हम बता रहे होते हैं चीज़ों को लेके। ठीक है। पूरी वीडियो वर्तित होती है अल्लाह के हुक्म से। कोशिश यही होती है कि इन्फॉर्मेशन आपको ट्रांसफॉर्म की जाए प्रॉपर तरीके से। अच्छा, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? ठीक है। मेजर फंडामेंटल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो इकोनॉमीज चल रही होती है वो न्यूज़ पे चल रही होती है। ठीक है। तो कुछ कंट्रीज़ ऐसे होते हैं जो ऑफिशियली इसको अनाउंस करते हैं। ठीक है। उनके डेज फिक्स होते हैं कि भाई इस दिन जो है इंटरेस्ट रेट आने वाला है फला कंट्री का, इस दिन जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आने वाले हैं। होता ये कि करंट सिनेरियो में प्रिवेलिंग जो मुल्क के हालात होते हैं उस हिसाब से फंडामेंटली एनालिसिस कर रहे होते हैं काफ़ी लोग, जो फंडामेंटल एनालिसिस पे काम करते हैं, जो फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं। ठीक है। और चूंकि हमारा टेक्निकल ट्रेडिंग का काम है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी ज़रूरत कभी ना कभी आपको पड़ जाती है। जैसे कि न्यूज़ ट्रेडिंग होती है। न्यूज़ ट्रेडिंग क्या होती है कि जब न्यूज़ आने वाली होती है उससे 5 मिनट पहले आप सेटअप करते हैं एक माकूल सा एसएल, एक माकूल सा टीपी, और एक कुछ टेक्निक्स होती हैं उसको एंटर होने की, उसके हम सेटअप लगाते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स के। दैट्स वाई मैंने इतना स्ट्रेस दिया था पेंडिंग ऑर्डर के ऊपर, आपको याद हो तो। बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, बाय लिमिट, सेल लिमिट, ये सारी चीज़ें उसमें ये होता है कि बस न्यूज़ के दौरान आप इन होते हैं और 10-15 मिनट के अंदर आप एग्जिट हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ तो आपका टीपी हिट होता है, यहाँ पर आपका एसएल हिट होता है। ठीक है। लेकिन ये भी हर ट्रेडर को आना चाहिए, और इसमें कोई बड़ा फंडा नहीं है, 2 मिनट का काम है, यकीन करें। किसी दिन न्यूज़ के ऊपर ट्रेड करके भी एक वीडियो बना देंगे, वैसे अवेलेबल है बहुत सारी वीडियोस। कोई मामलात नहीं होते, 2 लेवल्स होते हैं वहाँ पर, आपने लिमिट्स लगानी होती है। एक लिमिट आपकी हिट हो जाती है, दूसरा ऑर्डर आप कैंसिल कर देते हैं। इस तरह से मामलात आगे चलते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट रेट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जब इंटरेस्ट रेट कट होता है, कट से मुराद के इंटरेस्ट रेट जब कम होता है, जैसे कि 4% चल रहा है और कंट्री ने सोचा है कि हम इसको 3.5% कर दें, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना हैवी किस्म की मूवमेंट आती है चार्ट्स के अंदर। ठीक है। और अगर उसकी सिर्फ आगाही भी मिल जाए कि इंटरेस्ट रेट कट होने वाले हैं, उससे पहले ही मार्केट में आपको अच्छी खासी वॉलेटिलिटी मिल रही होती है। ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट कट होता है तो होता क्या है बेसिकली, देखें, जो दुनिया के बड़े बड़े मुल्क हैं उसमें पूरी दुनिया के लोगों ने उनके बॉन्ड्स के अंदर, ठीक है, उनके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ होता है। ये कुछ पॉलिसीज़ भी होती हैं। ठीक है। ये तो बहुत डीप स्टडी है, जितना आप करेंगे उतनी कम है, लेकिन मैं आपको सरसरी तौर पे बताता हूँ। तो भाई वहाँ पर इन्वेस्टर का पैसा होता है। 10 साल के बॉन्ड होते हैं, 5 साल के बॉन्ड होते हैं, 20 साल के बॉन्ड होते हैं। आपने नाम सुना होगा यूरो बॉन्ड, और इस तरह के बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं, राइट। तो उनका सबका जो बेस होता है, जो प्रॉफिट कैलकुलेशन होता है, वो इंटरेस्ट रेट पे होता है। तो जब इंटरेस्ट रेट आप कट करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, इन्वेस्टर कहाँ जाएगा? इन्वेस्टर किसी और कमोडिटी, किसी और इंस्ट्रूमेंट को ढूंढेगा, चाहे फिर वो गोल्ड की तरफ जाए या फिर किसी और चीज़ की तरफ जाए। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर उमूमन ये चीज़ें होती हैं साल में कभी एक आध बार, कभी नहीं भी होती। जैसे जीबीपी यूएसडी है, यूके जो है उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा कम, मतलब बहुत कम रेयर केसेस में वो चेंज करते हैं। ठीक है। कभी बढ़ाते भी हैं, कभी कम भी करते हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इसी तरह से दूसरी करेंसीज में भी फ़र्क आता है, क्योंकि फिर इन्वेस्टर वहाँ जाता है, राइट। तो इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। फॉरेक्स फैक्ट्री डॉट कॉम, इन्वेस्टिंग डॉट कॉम,
ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप सिंपली जाते हैं तो आप इकोनॉमिक कैलेंडर का ऊपर वो आ रहा होता है आपके पास ऑप्शन, वहाँ क्लिक करते हैं तो वहाँ डेली की न्यूज़ जो होती है वो वहाँ पर पब्लिश हो रही होती है और दिखाया होता है बाकायदा स्केजूल करके कि इतने बजे ये न्यूज़, इतने बजे ये न्यूज़ होगी। ठीक है, तो उसके बेस पे फिर हम अपनी ट्रेड प्लान कर रहे होते हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये किसी भी मुल्क के लिए होता है। ठीक है, जीडीपी हर किसी को पता है कि ये एक मेन इकोनॉमिक कैलेंडर है जहाँ से पता चलता है कि मुल्क जो है किस स्पीड से ग्रो कर रहा है। अब इसकी जो फार्मूलाइजेशन है, इसके जो फार्मूले हैं उस पर मैं डीप में नहीं जाऊँगा, तो ये आपने जहन में रखना है कि जीडीपी ग्रोथ रेट की जब न्यूज़ हो और एक्सपेक्टेड उसमें चेंजेस नज़र आ रही हो तो यानी कि मार्केट में वॉलीटिलिटी आ सकती है। देखें, न्यूज़ तो हज़ार किस्म की होती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हाई अलर्ट न्यूज़ होती है जिसका इम्पैक्ट एक्चुअल में आता है किसके ऊपर आता है, हमारे फॉरेक्स के ऊपर, मेटल के ऊपर, प्राइजेस के ऊपर, राइट। तो ये हमने थोड़ा सा देखना है, जो मेन है उसको हमें नज़र में रखना होता है। तो जिस दिन भी आप ट्रेड करें उस दिन लाजमी आप देखें कि बड़ी न्यूज़ कितने बजे आने वाली है और किस कंट्री की आने वाली है। तो अगर जिस कंट्री की आने वाली है, आप अगर स्विंग ट्रेडर हैं तो फिर तो कोई तो इशू नहीं है, लेकिन आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में काम करते हैं, यानी सुबह इन होते हैं शाम में आउट हो जाते हैं, तो आपने न्यूज़ को रोज़ मार्क करना है कि ये न्यूज़ इतने बजे, तो ये मुझे इतने बजे थोड़ा सा ख्याल रखना है। डरना नहीं है, न्यूज़ तो आती रहती है, मसला नहीं है, बड़ी न्यूज़ से थोड़ा सा हमें ख्याल रखना है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस होते हैं। ठीक है, कहीं का कोई प्रेसिडेंट, कहीं का कोई मिनिस्टर किसी दूसरे कंट्री में इंटरवीन कर दें, वहाँ की पॉलिसी चेंज कर दे या कुछ भी या नए इलेक्शन हो रहे हैं, जैसे जापान के अंदर अक्सर बेशतर 4-5 साल में इलेक्शन अनाउंस होते हैं, तो आपने देखा है कि उसकी करेंसी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। तो इसका भी थोड़ा सा अपने नज़र में रखना होता है। ठीक है, अच्छा, ये कोई भी चीज़ें लाजमी नहीं है। ठीक है, मैंने पर्सनली पिछले 15 साल में एज सच कभी इन न्यूज़ को फॉलो नहीं किया है, क्योंकि मेरा ये ईमान है कि न्यूज़ होने से पहले ही न्यूज़ हो जाती है, राइट। होता ये कि देखें, सीक्रेट चैनल्स होते हैं, जो जानने वाले एक दूसरे के जो नेटवर्क में होते हैं उनको पहले से बड़ी न्यूज़ पता होती हैं। ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी चार्ट पे आ चुका होता है। ठीक है, एक ज़माना था कि हाँ भाई, न्यूज़ वाकई जब आती थी तभी उसका इम्पैक्ट आता था, लेकिन अब तो ऑलरेडी इसका इन्फ्लुएंस पहले से ही टेक्निकल चार्ट के ऊपर आ चुका होता है, राइट। तो आपको पहले से ही आइडिया हो जाता है कि भाई ये होने के चांसेस हैं, मतलब मार्केट बिल्कुल काम डाउन हो जाएगी, स्लो से साइडवेज की तरफ धीरे 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 नीचे जा रही है, और जैसे ही न्यूज़ आती है बैंग बिल्कुल ऊपर बुलिश मोमेंट आ जाता है। इसी तरह कभी कभार स्लो 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 ऊपर बनती है साइडवेज मार्केट, और अचानक जब न्यूज़ आती है तो बिल्कुल नीचे आ जाती है मार्केट। तो ये मामला तो चलता ही रहता है। ठीक है, और फिर अगेन वो अपने इंट्रेंसिक वैल्यू पे करेंसी या पेयर आ जाता है। ठीक है, थोड़ा टाइम के बाद आ ज़रूर जाता है उस रेटों के ऊपर। जियो पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं। ठीक है, किसी मुल्क में किसी चीज़ का इन्फ्लुएंस है, किसी की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगी है किसी मुल्क के अंदर, और वहाँ अगर कोई कोल्ड वॉर या कोई वॉर के अनाउंसमेंट हो जाए, या तो जब भी वॉर वगैरह के अनाउंसमेंट होते हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो स्पेशली ऑयल और गोल्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, और ऑब्वियसली डॉलर के ऊपर। ठीक है, तो ये आपने देखना है सारे इवेंट्स, राइट। सिर्फ ऐसे नहीं देखना है कि मतलब आप इसको स्टडी करना शुरू हो जाओ, हल्का फुल्का आपके जहन में होना चाहिए कि ये चल रहा है दुनिया में। तो अगर दिन में 10-15 मिनट न्यूज़ पढ़ ली जाए तो कोई मसला नहीं है। investing.com है, फॉरेक्स फैक्ट्री है, CNN बिजनेस है, इस तरह की चीज़ें आप डेली बेसिस पर 5-10 मिनट पढ़ते हैं तो आपको इन इकोनॉमिक कैलेंडर इंडिकेटर्स का पता चलता है कि ये इंडिकेटर्स होते हैं जिससे करेंसी मूव करती है। ठीक है, कमोडिटी प्राइजेज हैं, जैसे कि ऑयल है, गोल्ड है, इनके प्राइजेस में अचानक ऊपर नीचे आने के चांसेस हो जाते हैं कभी इसी तरह की सिचुएशन में कि भाई कोई वॉर होने जा रही है या कोई एक बड़ा सिस्टमेटिक चेंज आने वाला है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त दुनिया में चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये इकोनॉमी क्रिप्टो बेस हो जाएगी, कुछ कह रहे हैं कि भाई गोल्ड बेस हो जाएगी दोबारा से, या फिर वट एवर पेट्रो डॉलर है, मतलब इस तरह की चीज़ें दुनिया में होती रहती हैं। तो इससे क्या होता है, कमोडिटीज़ की जो प्राइस है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। तो इसमें तकरीबन मैनिपुलेशन भी होती है। ठीक है, और 50-50 आप समझ सकते हो, यानी कि मेरे अंदाजे में 50-60% इम्पैक्ट न्यूज़ से पहले ही आ चुका होता है चार्ट के ऊपर। ठीक है, और जब न्यूज़ आती है तब 40% आता है, और उसके बाद मार्केट दोबारा से रिट्रेस भी हो जाती है। ये आपने भी नोट किया होगा। मर्जर एंड एक्विजिशंस, यानी कि जो बड़ी टॉप 10 बिग कंपनीज हैं, अगर दो कंपनीज आपस में मिल जाएं तो उसका भी करेंसी के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। ठीक है, जब किसी का मर्जर होता है, जैसे कि लेट्स सी मैं कहूँ कि एप्पल कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो जाए और उसके हेडक्वार्टर्स जो है वेस्टर्न बड़ी कंट्रीज़ में, यूएसए में, यूरोप में, कहीं पर भी हैं, तो उससे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों
इम्पैक्ट आपकी करेंसी पेयर्स पे आ सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल जनरल एक फिनोमेना है, कोई डीप स्टडी में नहीं बता रहा आपको। तो जब आप कोई भी न्यूज़ investing.com या किसी पे जाते हैं तो वहाँ पर तीन चीज़ें आपको दिखा रहा होता है। ठीक है, एक प्रीवियस रीडिंग दिखा रहा होता है कि भाई ये इंटरेस्ट रेट था, एक दिखाता है एक्सपेक्टेड। ठीक है, दो रेट लिखे हुए होते हैं और जो एक्सपेक्टेड होता है वो वहाँ के इकोनॉमिस्ट लोग जो हैं अपनी डीप स्टडी करके एक्सपेक्टेड अपने फिगर्स बता रहे होते हैं, और फिर एक्चुअल में एक न्यूज़ आती है। ठीक है, तो उमूमन एक्सपेक्टेड रेट जो है वो जो है एक यू नो एक फोरकास्ट होती है, राइट। तो उसको भी बेस करके इम्पैक्ट आता है, और जो प्रीवियस रीडिंग होती है उसको भी देखते हुए इम्पैक्ट आता है मार्केट के ऊपर। ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेड तो सबको ही पता है, अगर एक्सपेक्टेड के करीब ही आएगी, ठीक है, तो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट उसका चार्ट पे नहीं आता, राइट। तो बड़ी बड़ी न्यूज़ जो हैं उनके इम्पैक्ट आते हैं, छोटी न्यूज़ तो सारा दिन आ रही होती हैं। ठीक है, अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि बेरोज़गारी की शरह कितनी है मुल्क में। ठीक है, देखें, बेरोज़गारी बढ़ेगी तो क्या होगा, लोग फारिग होंगे तो क्या होंगे, उनकी अर्निंग नहीं होगी, अर्निंग नहीं होगी तो पूरा इनका सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है। जब अर्निंग नहीं होगी तो वो टैक्स भी नहीं भरेंगे, स्पेंडिंग भी नहीं करेंगे, समझ लो, पूरा ओवरऑल पहिया जाम हो जाता है जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है। वैसे तो हर मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है और होना ज़रूरी भी है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं होगा तो दुनिया कैसे चलेगी। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, फिर एम्प्लॉयमेंट होते हैं, ये इसी तरह दुनिया चलती है। रिटेल सेल्स का भी कभी कभी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। ठीक है, स्पेशली होम सेल्स जो होते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो पता चले कि भाई मुल्क के हालात अच्छे होते हैं। जब इंसान के हालात अच्छे होते हैं वो क्या करता है, ठीक है, वो सबसे पहले एक अच्छा घर लेता है, ऐसा ये अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो जब रिटेल सेल्स के अंदर होम्स की सेल बढ़ती है, इसका मतलब वहाँ की आवाम खुश है। गाड़ियों की सेल बढ़ती है, इसका मतलब आवाम खुश है, वो स्पेंड कर रही है, कमा रही है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होती है, ठीक है, बड़ी बिग वॉल्यूम के ऊपर, जैसे बड़े बड़े मुल्क हैं। ठीक है, मैं नाम कोशिश करके नहीं लेता हूँ, आप खुद समझदार हैं, क्योंकि देखिए वहाँ की स्टडी वहाँ के हिसाब से, राइट। तो हो सकता है कि कहने के अल्फाजों में कुछ जर्गन में फ़र्क हो जाए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। कोई भी ये वीडियो देख रहा हो, मुझे क्या पता। तो मैं बिल्कुल सरसरी एक ऊपर की लेयर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होती है, उसका भी बड़ा एक अमल दखल होता है। उससे भी पता चल रहा होता है कि मुल्क कहाँ जा रहा है, राइट। कि अगर देखें किसी भी मुल्क में अगर गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ जो है उनको सपोर्ट करती है, राइट, किसी भी एंगल से उनको सब्सिडरी दे रही है या बेनिफिट्स दे रही है, तो क्या करेंगे, उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट पर पीस कम हो जाता है, जब कॉस्ट पर पीस कम होता है तो वो एक्सपोर्ट के काबिल हो जाती है, राइट। तो जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो क्या होगा, ओवरऑल मुल्क के हालात अच्छे होंगे। जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो फॉरेन रिजर्व आपके पास आता है, फॉरेन रिजर्व आता है तो आपकी इकोनॉमी और जीडीपी पे बहुत बड़ा असर आता है। ठीक है, इसी तरह सीपीआई है, ये सब आपने जो है ना वो देखना है कि ये बड़ी बड़ी न्यूज़ जब स्केजूल हो फॉरेक्स फैक्ट्री या investing.com पे, सिंपल आप गूगल पे भी लिखे ना, investing.com स्पेस करके इकोनॉमिक कैलेंडर लिखेंगे तो डायरेक्ट वहीं का लिंक आ जाता है। फिर उसमें नीचे ऑप्शन होता है, देखिए ऊपर राइट पे फिल्टर होगा, फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ उसमें हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पे 3 स्टार बने हुए होते हैं, उसको सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ हाई इम्पैक्ट न्यूज़ ही आपको वो शो करता है। ठीक है, फंडामेंटल्स के साथ ट्रेडिंग कैसे करनी है, ठीक है, ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सारा बेसिक है और इसको बेसिक तक ही रहने दें तो बेहतर है, क्योंकि आप फंडामेंटल ट्रेडर नहीं हैं। हम टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली सिखाते हैं, चार्ट को देख के हम काम करते हैं टेक्निकली। ठीक है, कुछ टिप्स आपको देंगे ट्रेडिंग कैसे करना है फंडामेंटल्स के साथ। अच्छा, देखें ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन जब आपको इसकी एक्चुअल में समझ पड़ेगी तो आप कहेंगे हाँ यार, क्योंकि देखें ट्रेडिंग हैबिट्स जो है ना, ट्रेडिंग हैबिट्स बहुत लाजमी हैं स्टार्ट से ही अच्छे से उसको बनाना, क्योंकि एक बार बुरी ट्रेडिंग हैबिट्स बन गई फिर वो ज़िंदगी भर आपकी जान नहीं छोड़ेगी। ठीक है, तो कोशिश करें, जो बिगनर्स हैं शुरू से ही अपना सिस्टम ऐसे डेवलप करें कि सबसे पहला तो माइंडसेट आपका अच्छा होना चाहिए जब आप इस काम में आते हैं। ठीक है, आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आना चाहिए, ना कि सोशल्स पे देख के कि भाई हमारे यहाँ तो भाई मैंने देखा है जितने भी लोग शो कर रहे हैं कि यार ट्रेडर ऐसा होता है, ट्रेडर वैसा होता है, तो मेरे नज़दीक तो ये सब चीज़ें फारिग हैं। उसकी वजह ये कि यार कोई बंदा अल्लाह पाक किसी को नवाजता है तो फिर मैं नहीं समझता हूँ कि वो पूरी दुनिया को शो करेगा कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। अगर वो कर रहा है तो उसकी डिस्क्रिशन है, उसकी मर्ज़ी है, ठीक है, उसकी आज़ादी है, वो कर सकता है। लेकिन उमूमन जो ट्रेडर्स होते हैं वो इस तरह की वीडियोस कभी भी नहीं आपको बना के देंगे, ना ही वो अपने कभी अकाउंट शेयर करते हैं, कुछ भी नहीं।
ठीक है, ट्रेडर ट्रेडर होता है, राइट। अब जैसे मैं इसके अंदर 15 साल से हूँ, तो 15 साल के साथ साथ ट्रेडिंग के अलावा मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें डेवलप की अपने अंदर, ठीक है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है, अपनी पर्सनल जो आपकी सोच है, जो पर्सनल माइंडसेट है, वो आपका बिल्कुल प्रॉपर होना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप ट्रेडिंग में आते हैं तो आपको पता होना चाहिए, मिनिमम बैर मिनिमम ये होता है कि जो किसी भी मुल्क का पॉलिसी रेट होता है इंटरेस्ट रेट का, ठीक है, अगर उससे डबल भी आपकी अर्निंग हो जाती है किसी साल में तो ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। लेकिन फिर जब आप एक्सपीरियंस होते हैं तो फिर आप ज़्यादा भी करते हैं, लेकिन छोटा सोच कर, छोटी सोच से स्टार्ट करेंगे, ये मैंने रिटर्न करना है, रिटर्न कमाना है इसमें, ठीक है। पहले सीखना है, एजुकेशन में इन्वेस्ट करनी है, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर एक एक स्ट्रेटजी ऐसी हो जिसमें मुझे मास्टर करना है। जैसे ब्रूस ली था ना, उसका जो एक पंच बड़ा मशहूर था, तो उसने उसको 1 लाख मरतबा प्रैक्टिस किया था। तो 1 लाख बार जब उसने प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद ये हाल था कि जब वो उसको परफॉर्म करता था तो एक ही पंच में सामने कोई भी बंदा ढेर हो जाता था, राइट। तो बार बार नई नई स्ट्रेटजीज, नए नए सिस्टम कोशिश करें, सिंपल तरीके से काम करने की कोशिश करें। और थोड़ी सी नॉइस बैकग्राउंड में चल रही है तो थोड़ा सा बेयर कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन में आपको बताऊंगा आगे क्या क्या डिसिप्लिन में आती हैं चीज़ें। डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड गैम्बलिंग। ट्रेडिंग भाई ये होता है, देखें, टेक्निकल एनालिसिस, नाम को समझे, ठीक है, नाम को समझे कि आपने तज्जिया करना है आज की मार्केट को देख के, कल का फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है अल्लाह के हुक्म से, ठीक है। हमारी कोई औकात नहीं है, कोई भी बंदा फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। हाँ, वो आइडिया लगा सकता है। तो जब आपका आइडिया ठीक होता है तो आप प्रॉफिट करते हैं, जब आपका आइडिया गलत होता है तो आप लॉस करते हैं, ठीक है। ये सब पोटेंशियल चीज़ें हैं, प्रॉफिट लॉस ये इसमें होता ही रहता है। तो जो भी ट्रेडिंग में आएगा पहले इसका डिस्क्लेमर पढ़ लें कि ये एक काफ़ी ज़्यादा रिस्की बिजनेस होता है, लेकिन मैनेजेबल होता है, ठीक है, जो लोग मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। हर किसी के लिए नहीं होता ये काम। ट्रेडिंग जर्नल आपने लाजमी बनाना है, एक फिजिकल जर्नल। देखें, एक किसी ने बात की थी, तो जो लिखा जाएगा वो पढ़ा जाएगा राइट। तो लिखा जाएगा वो पढ़ा जाएगा, उससे मुराद ये होता है कि जब आप कोई चीज़ लिख देते हैं तो यकीनी तौर पे उसको नेक्स्ट टाइम आप पढ़ते हैं, ठीक है। ये कुदरत है, जब पढ़ते हैं तो वो चीज़ें आपकी रिवाइज होती है और बहुत ज़्यादा सॉलिडिफाई होती है, स्ट्रांग हो जाती है, आपका स्ट्रक्चर बेस्ड लर्निंग हो जाती है। जैसे आपने कोई रूल बनाया, उसको आप लिख लें, ठीक है। तो जब भी आप ट्रेडिंग पे फारिग बैठेंगे, उसको 1-2 पेज पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि यार ये मैंने करना है, ये मैंने नहीं करना है, ये मेरे रिजल्ट है, ये मेरी स्ट्रेटजी थी, इसमें मुझे ये अमेंडमेंट करनी है। क्योंकि जब लिखता नहीं है बंदा तो भूल जाता है, ठीक है। और जब भूल जाएगा तो हो सकता है कभी आपके दिमाग में कोई अच्छी सोच आई हो। तो मेरे जहन में कोई भी आइडिया आता है, या तो मैं उसको लिखता हूँ या मैं उसको फौरी तौर पे करके एक्सपेरिमेंट करता हूँ। देखा, तजुर्बे करने ज़रूरी हैं। तजुर्बे करेंगे नहीं तो नई फाइंडिंग्स आएंगी नहीं, ठीक है। हम तो आपको 4-5-8 स्ट्रेटजीज जो भी ये सिखा देते हैं, भाई ऐसा तो नहीं है ना ये फिक्स है, आप अपनी स्ट्रेटजी भी डेवलप कर सकते हो। रीडिंग करें, कैंडल टू कैंडल, कैंडल टू कैंडल रीड करने की कोशिश करें कि प्राइस कहाँ स्टार्ट हुए थे, कहाँ बंद हुए, कौन से सेशन में क्या प्राइस था, कौन सी न्यूज़ आई तो कहाँ प्राइस गए। इस तरह से चार्ट्स को अपनी बॉडी का हिस्सा बना लें जहन के अंदर, तो आपको बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस फील होगा और ये आपको काफ़ी काम आता है आगे ट्रेडिंग के अंदर। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। ट्रेंड योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स एंड रेंज ट्रेड। देखें, कोशिश करें जो हो रहा है वो करने की कोशिश करें, ठीक है। ईगो ट्रेड्स, रिवेंज ट्रेड, ये आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, ये तो आपका अकाउंट उड़ा देते हैं बिल्कुल सिरे से, सफाई हस्ती से आपका अकाउंट उड़ जाता है और फिर आप डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। जो हो रहा है वो करना है, लेकिन किस प्राइस पे करना है वो हम सीखते हैं, ठीक है। क्योंकि देखें, हम जैसे गोल्ड है, गोल्ड ऊपर ही जा रहा है पिछले कितने सालों से, राइट, लेकिन हमें कहाँ एंटर होना है, वो प्राइस हमें निकालनी होती है। दिस इज कॉल्ड, वी लर्न द सिस्टम प्राइस रिजेक्शन एट ऑप्टिमल प्राइजेस, जहाँ वैल्यू हो तो वहाँ आपने एंटर होना होता है, यही बेसिकली हम सीखते हैं। तो कोशिश करें जो हो रहा है वो हमने करना है, और बड़ी टाइम फ्रेम में कोशिश करें काम करें, स्टार्ट में जब लर्निंग कर रहे हैं तो, ठीक है। कट योर लॉसेस। क्या होता है भाई, आपको ट्रेड का आइडिया हो जाता है कि भाई मुझसे गलती हो गई है, ठीक है, गलती हो गई है, तो आप अपने लॉसेस को कट कर देते हैं। एक ट्रेड चल रही है, आपको आइडिया हो गया कि यार मुझसे गलत हो गया, मैं ट्रैप हो गया हूँ, अब ये तो यहाँ जाता हूँ मुझे नज़र ही आ रहा है, ठीक है। तो उसी वक्त आपने ट्रेड को बंद कर दिया। तो इस तरह से भी कुछ लोग, ये सारी फिलॉसफीज़ में बता रहा हूँ किस किस तरीके से लोग, किस किस डिफरेंट दिमाग, मतलब डिफरेंट दिमाग डिफरेंट तरीके से सोच रहे होते हैं, ठीक है। पुल द ट्रिगर। अच्छा, आपको खौफ है, ठीक है, आपको खौफ है, आपने पिछली ट्रेड्स कुछ लूज़ किए हैं, तो अगली ट्रेड करने के लिए आपका हिम्मत ही नहीं हो रही, ठीक है। नहीं यार, ये मैं करूँगा और ये माइनस में चली जाएगी, तो ऐसे नहीं होता। आपने पहले एक अपनी प्रूवन स्ट्रेटजी बनानी होती है, ठीक है।
उसमें एक परफेक्ट एक सिस्टम डिफाइन करना होता है कि भाई ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टीपी है, ठीक है, और इसके ही बेस पे मैं करूँगा काम, ठीक है। लेकिन जब आप डरते हैं तो आपसे क्या होता है, आपसे नई पोजीशन खुलती ही नहीं है, और थोड़ी देर में आप देखते हैं यार ये मैं करता तो ये इतना अच्छा हो जाता। तो आपका एज जब मौजूद हो, आपने एंटर होना है लाजमी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे कि आपके एग्जाम्स हैं तो आपको पेपर देने हैं, अगर आप पेपर नहीं दोगे तो आप फेल हो जाओगे, राइट। तो पेपर दे के ही फेल होना है, तो फिर पेपर देना लेकिन ज़रूरी है। तो कम से कम आपको पता चलेगा कि यार ये चीज़ें आई थी जो मुझे नहीं आई, तो मैं नेक्स्ट टाइम इसका ख्याल रखूंगा, राइट। टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स देखें, कम से कम तो 3 ट्रेडर्स के टाइप्स होते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि ये एआई की दुनिया है, इसमें नए नए नाम, नई नई चीज़ें आती रहती हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, जो बेस होता है, जो बेस वो कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है, याद रखना आप। बेस हमेशा बेस रहता है। इंसान की जो नॉर्मल उसकी ज़िंदगी का फिनोमेना है वो ये है कि उसकी नॉर्मल ज़िंदगी की चीज़ें वो चेंज नहीं हुई है। देखें आप, इंसान को सोना भी चाहिए होता है 6 से 8 घंटे, ठीक है, इंसान को खाना भी चाहिए होता है, इंसान को काम भी करना पड़ता है, एक बेसिक जो फंडामेंटल चीज़ें, देखो वो ज़िंदगी की कभी चेंज नहीं हुई है। कभी आपने ऐसा सोचा है कि ऐसा एआई आ गया कि भाई अब आपको सोने की ज़रूरत नहीं है? नहीं। तो ये कुदरत की चीज़ें हैं, ठीक है, फंडामेंटल चीज़ें कभी चेंज नहीं होती। तो इसी तरह ट्रेडिंग के अंदर जो कोर प्राइस स्ट्रक्चर है, जो प्राइस की मूवमेंट है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और उसके नाउन होते हैं, उसको समझना होता है, उसे सीखना होता है और उसको अप्लाई करना होता है। पोजीशन ट्रेडर होते हैं जैसे हम हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं वो क्या करते हैं, एक अपना स्पॉट फाइंड आउट करते हैं बड़ी टाइम फ्रेम में, मंथली में या वीकली में, और अपना जहन बनाते हैं, ठीक है, जहन बनाते हैं कि भाई यहाँ मैंने बाय करनी है, और बस बैठ जाना है 3 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 2 हफ्ते, और वो फिर उस पोजीशन को मुड़ के देखते भी नहीं है। जिस तरह की स्टॉक की ट्रेडिंग होती है, हम स्टॉक ले लेते हैं, फिजिकली जो स्टॉक हमें मिला करते थे, अभी तो खैर वो भी ऑनलाइन हो गए। तो हम क्या करते थे, स्टॉक लेके हमने कबट में रख दिया, और फिर हफ्ते में 1-2 दिन न्यूज़ में या फिर उनकी जहाँ न्यूज़ अनाउंस होती है वहाँ से न्यूज़ ले ली कि हाँ, और प्राइस देख ली कि भाई क्या चल रहे हैं प्राइस, राइट। रोज़ रोज़ तो हम उसको नहीं छेड़ते। तो फॉरेक्स में ये बड़ा एक फंडा है कि हम पोजीशन को बार बार देख देख के इतना देखते हैं कि हम उसको बंद ही कर देते हैं, ठीक है। इवेंचुअली आपका आइडिया जो है वो ठीक होता है, ठीक है। जैसे गोल्ड के प्राइस अप हैं, अब 3 महीने पहले अगर मैंने एक स्पॉट पे बाय कर ली थी, तो उसके बाद बड़े झूले आए, ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी भी हुई, मार्केट बिल्कुल एब्रप्टली नीचे भी आई, ठीक है, लिक्विडिटी भी हुए। लेकिन क्या हुआ, पोजीशन ट्रेडर को पता है कि ये सब चीज़ होगी, लेकिन इवेंचुअली प्राइस को कहाँ जाना है, ऊपर जाना है। तो पोजीशन ट्रेडर बेसिकली क्या करता है, होल्ड करता है पोजीशन को लंबे अरसे के लिए, ठीक है, जैसे हम स्टॉक की ट्रेडिंग करते हैं। फिर एक आते हैं स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर क्या करते हैं, वो उनकी ट्रेड जो है अमूमन 1 दिन से 1 हफ्ते तक ओपन रह सकती है, वो स्विंग टू स्विंग काम करते हैं, ठीक है। स्विंग टू स्विंग से मुराद ये कि जैसे मार्केट रिट्रेसमेंट होती है, जैसे मार्केट 100 से 120 पे गई, तो फिर 100 वाले बंदों ने 120 पे अगर वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट नीचे आएगी, राइट। और जब नीचे आती हुई मार्केट में अचानक 1-2 कैंडल्स ऐसी बनेगी जहाँ आपको लगेगा यार नीचे आते आते अब ये रुक गई है, अब इसने वापस ऊपर जाना है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी स्विंग। तो स्विंग ट्रेडर जो है स्विंग्स के ऊपर काम करते हैं। मेजर जो साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं, जैसे गोल्ड का 4000 का लेवल था, ठीक है, 4000 देखें, राउंड फिगर है ना, 4500 का लेवल है, ठीक है, राउंड फिगर है। तो यहाँ पर वो कोशिश करते हैं कि इन हो, और कुछ सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से उनकी एग्जिट एंट्रीज भी मौजूद होती हैं, ठीक है, लेवल टू लेवल काम कर रहे होते हैं स्विंग ट्रेडर। तो इनकी ये भी दिन में आधा 1 घंटा काम करें तो भी बहुत है, मेरे ख्याल से तो 20 मिनट भी बहुत है। अगर 5 आपके पास चार्ट हैं तो 20 मिनट के अंदर स्विंग ट्रेडिंग बंदा इजीली कर सकता है, और स्विंग ट्रेडर जो है वो अच्छी खासी जो है ना वो इसको सक्सेस हासिल करते हैं। क्योंकि देखें, पोजीशन ट्रेडर तो ऑलरेडी उसके पास पैसा है, ठीक है, तभी तो वो पोजीशन ट्रेडर है ना। वो अगर 100 पे बाय करेगा, और अगर इनकेस मार्केट 80 पे आ गई तो वो 80 पे भी बाय करेगा, ठीक है, फिर वो 60 पे भी बाय करेगा। तो इंस्टीट्यूशन भी बेसिकली इसी तरह कर रहे होते हैं, वो भी पोजीशन ट्रेडर ही होते हैं, उनके पास ठीक ठाक आवाम का माल होता है, और उनको उस माल के ऊपर उनको रिटर्न देना होता है। तो दैट्स हाउ दिस मार्केट वर्क, कि भाई आपके पास पैसा है, आपके पास मार्केट मूव करने की ताकत है, ठीक है, और फिर मैनिपुलेशन करके दूसरे लोगों से पैसे निकलवाने की भी ताकत है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ऊपर भी बाय करेंगे, नीचे भी, फिर और नीचे भी, फिर और नीचे भी। इवेंचुअली क्या होता है कि उनको पैसे का कोई मसला नहीं है, तो इवेंचुअली मार्केट को ऊपर आना है, ठीक है। देखें, हर चीज़ जो है उसका एक एडवर्स मोमेंट ज़रूर होगी,
ठीक है, एडवर्स मूवमेंट से मुराद ये है कि हिस्ट्री रिपीट्स। जब मार्केट कोई बहुत ऊपर जाएगी तो उसको एक ना एक दिन नीचे आना है, और जब मार्केट कोई बहुत नीचे जाएगी तो उसको एक दिन ऊपर आना है। ठीक है, ये इसका फंडामेंटल रूल है और इसी बेसिस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर एक आते हैं स्कैल्पर, जो पर्सनली मैं इसको नहीं पसंद करता, हो सकता है किसी को सूट कर जाए। स्कैल्पर ये होते हैं कि भाई वो 1 मिनट से 15-20 मिनट तक ट्रेड में रह सकते हैं। ठीक है, वो शॉर्ट टर्म छोटी टाइम फ्रेम में एंटर होते हैं, फटाफट से मूवमेंट करते हैं और एग्जिट हो जाते हैं। तो ये होते हैं स्कैल्पर टाइप। ठीक है, स्कैल्पर टाइप बहुत रिस्की होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी इनको मिल रहा होता है कभी कभार। ठीक है, एक एक दिन में डबल डबल अकाउंट्स भी हो जाते हैं, तो फिर वो एक थोड़ा सा स्लाइटली गैम्बलिंग उसके ऊपर भी मामला आ सकते हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे जो काम करेगा उसको की लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल स्ट्रॉन्ग मिलेंगे। छोटी टाइम फ्रेम में लेवल्स की इतनी ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं होती, होती है एक हद तक, लेकिन वहाँ पर क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत फ्रीक्वेंटली टूट रहे होते हैं। तो आप किस पे भरोसा करें, किस पे ना करें। लॉन्ग टर्म के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप बड़ी टाइम फ्रेम में देखते हैं तो उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप देखेंगे बड़े सॉलिड होते हैं, वो इतने जल्दी टूटते भी नहीं हैं, और अगर टूटते हैं तो उसके बाद मूवमेंट भी बहुत बड़ी आ रही होती है। ठीक है, स्कैल्पिंग के अंदर क्या होता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या फिर वैल्यू एरिया है, वो बन भी रहे हैं, टूट भी रहे हैं, चल रहा है मामला, मतलब इट्स काइंड ऑफ मच्छी बाजार। अब मच्छी बाजार के अंदर जो है ना, आपने हीरा तलाश करना है, समझ लें। ठीक है, तो मच्छी बाजार में हीरा तलाश करना मुश्किल है या आसान है, ये जब आप इसमें जाएंगे तब आपको पता चलता है। ठीक है, और पोजीशन ट्रेडर ऐसा है कि आपको बिल्कुल खुले मैदान के अंदर हीरा तलाश करना है, और आपके पास एक कोई मेटल भी है, उससे आप फाइंड आउट करते हैं कि भाई हीरे यहाँ पर है, आप वहीं पर डिग करते हैं, यानी कि आपने बड़ी टाइम फ्रेम को चूज़ किया, वहीं से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया, वहाँ अपनी लिमिट लगाई, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, और चुपचाप से बैठ गए। ठीक है, आपकी पोजीशन पिक हो गई और बस फिर आपने होल्ड करना है। और याद रखिएगा, जो होल्ड करता है एक्चुअल में पैसे वही बनाता है, ये मेरे जहन में आप बात बिठा लें। ठीक है, स्विंग ट्रेडर जो है वो भी प्रॉफिटेबल इसलिए होते हैं कि वो होल्ड करते हैं चीज़ों को अगली स्विंग तक। तो ये जब आप अंदर डाइव करेंगे फिर आपको पता चलेगा ये चीज़ें। ठीक है, ये फंडामेंटल चीज़ें डिस्कस करने का मतलब ये है। एक्सक्यूज़ मी। अच्छा, ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, ये ज़्यादा भी हो सकती हैं, जो मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ आपको शुरू से ही एज अ बेसिक, बिल्कुल आप समझ लें कि एंट्री लेवल पर हैं, अभी आपने ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं की, तो ये हैबिट्स आपने लाजमी शुरू से ही बना के रखनी है। ठीक है, नो ओवर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि ज़्यादा ट्रेड्स मत लें। ठीक है, क्योंकि मार्केट में आप एंटर कब होते हैं, जब आपको प्राइस अट्रैक्ट करता है, राइट। तो प्राइस अट्रैक्ट जब करता है आप ट्रेड लेते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई अगर दिन में 10 मरतबा प्राइस अट्रैक्ट कर रहा है, उसमें से 8 जो है वो फेक होता है। ठीक है, आपको बाइंग की तरफ अट्रैक्शन दिखाएंगे, ऐसी कैंडल्स बनेंगी, ऐसी रिजेक्शन बनेंगी कि आप बाय करोगे, और वो फेक होते हैं। घंटे 2 घंटे बाद मार्केट रिवर्स चल रही होती है। ठीक है, तो जितनी कम ट्रेड होंगी उतने आपके लूजिंग के चांसेस कम है। एक ट्रेड अच्छी ले लें बड़ी टाइम फ्रेम में और फिर वेट करें। ठीक है, वेट करें 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आपका मार्केट वहाँ पर रिवर्स बैक आ जाती है और फिर आप अपना टारगेट हासिल करके निकल जाते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग जो है ना, वो समझ लें ट्रेडिंग के अंदर गुनाह है। ठीक है, और आपको पता है गुनाह करने के बाद फिर उसकी सज़ा मिलती है, राइट। और ये वो वाली सज़ा है जो उसी वक्त मिल रही होती है। ठीक है, अल्लाह पाक के गुनाह तो वो माफ़ भी कर देता है, वो रहमान है, वो रहीम है। लेकिन ट्रेडिंग में गुनाह करोगे, इनके रूल तोड़ोगे, तो आपको उसी वक्त उसकी सज़ा ये मिलेगी कि आपके नेगेटिव में आपका बैलेंस चला जाएगा, इक्विटी आपकी जो है माइनस में आ जाएगी, तो फिर आप डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। ठीक है, नो प्लान नो ट्रेड। देखें यार, सिंपल सी बात है, जब हम सुबह ऑफिस भी जा रहे हैं ना, एक इतना छोटा सा डेली का ये हमारा रूटीन है, जब हम ऑफिस भी जाते हैं तो आप सोचें हम रात से प्लान करते हैं, राइट। बेल रखते हैं, रात को ही कपड़े प्रेस हो जाते हैं, अगले दिन की टिफ़िन की तैयारी भी उसी दिन हो जाती है, अगले दिन जो आपने वहाँ काम करना है उसकी आप तैयारी कर लेते हैं, तो जाके आप प्रॉपरली वहाँ पर काम कर सकते हैं, राइट। अब किसी चीज़ का प्लान ही ना हो, मुझे इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनानी है कि प्लान के बगैर कैसे काम चल सकता है, मुझे बताएं। ठीक है, तो कोशिश करें, चार्ट को देखें, चार्ट रीडिंग करें, प्लान करके अपना जो पोटेंशियल प्राइस है, जहां आप समझते हैं यार यहां मुझे ट्रेड लेनी चाहिए, वहां का वेट करें चुपचाप से। देखें, वेट करने वाला ही आगे बढ़ेगा, याद रखना। आप ट्रेड लेने में कोई बड़ी बात नहीं है, एक क्लिक दबाओ और बस ट्रेड ले लो। बेवकूफ़ी होती है ट्रेड खोल के बस उसको देखते रहें, आप उसके गुलाम बन जाए। ऐसे नहीं करें ना, आप ट्रेड ऐसे लें
कि ट्रेड आपकी गुलाम बन जाए, आप ट्रेड लेके छोड़ दें। आपको पता है कि भाई ये इसको यहाँ मूव करना है और वो करता है, तो आपका जो इनिशियल आइडिया होता है वो एक्चुअल में कैश हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन हम उसको क्या करते हैं, टाइमिंग, सही टाइमिंग यूज़ नहीं करते, प्लान से पहले ट्रेड ले लेते हैं, आपका एसएल हिट हो जाता है, फिर मार्केट वहीं चली जाती है जहां उसको जाना है। तो ऑलवेज वेट फॉर लिक्विडिटी स्विप और रिट्रेसमेंट, रीटेस्ट द लेवल, और उसके बाद कंफर्म करके फिर आप एंटर होते हैं। ये तो बार बार मैं समझा समझा के थक गया हूं, लेकिन स्टिल मैं समझाऊंगा कि नेवर बाय एट टॉप एंड नेवर सेल एट बॉटम, ठीक है। पूरी दुनिया यही समझती है कि जब नीचे की तरफ कोई लेवल टूटता है फौरन वहाँ एंटर हो जाओ। 100 में से एक आध दफ़ा इस तरह की ट्रेड कामयाब होती है, अदरवाइज सब के सब लूज कर जाते हैं, ठीक है। जब चार्ट के ऊपर एक गिरती हुई चीज़ नज़र आ रही है, जैसे रिसेंटली भी गोल्ड गिरा है, तो वहाँ पर चलो किसी को मिल गया मौका, वो सेल करता चला गया, उसने पैसे कमा लिया। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। जैसे ही आप बॉटम पे सेल करेंगे, आप थोड़ी देर में देखेंगे मार्केट ऊपर आ जाती है। और जब आपका डर, आपका खौफ, आपका नेगेटिव फ्लोटिंग बैलेंस आपको डराएगा, जब आप पोजीशन बंद कर दोगे, उसके बाद मार्केट नीचे आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अगर इस तरह के काम करने भी हैं तो फिर प्लान करके करें कि देखें यार मैंने ये 1 सेंट की बॉटम पे सेल की है, ठीक है, थोड़ी सी ऊपर जाएगी फिर मैं एक और सेल करूंगा, फिर थोड़ी सी और ऊपर जाएगी मैं एक और सेल करूंगा। टोटल 3 ट्रेड का प्लान करें, तो उससे क्या होगा, आपकी एवरेज बन जाएगी, लेकिन आपने प्लान किया हुआ है, राइट। तो जब एवरेज बन जाएगी और फिर मार्केट आगे की तरफ बढ़ती है और उसी लेवल पे आती है, तो फिर आप इजीली प्रॉफिट में या फिर ब्रेक इवन में एग्जिट हो सकते हैं। लेकिन टॉप पे बाय और बॉटम पे सेल करने का एज सच मेरे नज़दीक कोई जवाब बनता नहीं है, ठीक है। वो प्राइस होते हैं जहां पर इंस्टीट्यूशन यू नो एग्रेसिव कैंडल बना के खुद नीचे ही अपनी बाय की लिमिट्स लगा रहे होते हैं। आपने कभी नोट किया है कि कभी मार्केट स्पीड से नीचे आती है 3-4 कैंडल्स 15 मिनट्स 5 मिनट्स के अंदर, और अचानक नीचे ही सबसे नीचे लेवल पे मार्केट अचानक रिवर्स हो जाती है। तो भाई उसका फंडा क्या है, उसका फंडा ये है कि एक मखसूस लेवल पर जहां पर लोगों ने अपने स्टॉप लॉस लगाए होते हैं, उससे भी कहीं नीचे जाके वो अपनी बाय लिमिट लगाते हैं और मार्केट को इस कदर पुश करते हैं कि वो उनका ट्रिगर हो जाए, जो बड़ी उनकी ट्रेड है वो ट्रिगर हो जाए। और जैसे ही वो ट्रिगर होती है, आपने देखा है मार्केट यूं जम करके ऊपर आती है, ठीक है। तो ये वही लोग हैं जो मार्केट को मूव कर रहे होते हैं। ये बात आपको समझ आएगी जब आप ट्रेडिंग लाइव में अंदर लाइव जब जाएंगे, तो आपको आइडिया होगा कि ये मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एग्रेसिव कैंडल बनेगी, याद रखिएगा, बड़ी सी एक कैंडल होती है 1 से 2, जो अचानक मार्केट को बहुत वॉलिटिलिटी के साथ मूव कराती है और अचानक फिर मार्केट नीचे से रिवर्स आ रही होती है। तो बेसिकली वो वहाँ बाय कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें भी बाय कैसे करना है, उसमें एंटर कैसे होना है, वो फिर एडवांस के कोर्स वगैरह में डिस्कस करते हैं। रिवेंज तो लेना ही नहीं है, ठीक है। ये रिवेंज ट्रेडिंग आपने कभी भी नहीं करनी। रिवेंज में क्या होता है कि आप अपनी मेंटल स्टेट जो है उसको लूज कर देते हो, ठीक है। मेंटल स्टेट ये लूज कर देते हो कि आपका जहन हल्के दिल वाले, गौर से सुनिए, हल्के दिल से डिसीजन जो होते हैं लेने के, जबकि नॉलेज ना हो और हम बिल्कुल बोले बस ये मैं सोच रहा हूँ ये ऐसा होना चाहिए, तो भाई ऐसे यहाँ पर नहीं होता। जब भी आपका ये दिल करे, तो यानी आप समझ लो कि आपकी ट्रेडिंग करियर जो है ना खतरे में है। कि जब आपका दिल आपको ये बोल रहा है, रैशनल सोचने की जगह आप रिवेंज और इमोशन में आके आप ये कहते हो कि नहीं मैं ये सोच रहा हूँ ये होना चाहिए तो ये होगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। दे नो एवरीथिंग। हमारी जो लेन देन है वो दुनिया के शातिर तरीन लोगों के साथ है। ट्रेडिंग के अंदर शातिर तरीन लोग बैठे हुए हैं, प्लस उन्होंने अभी एआई भी लगा दिया है, तो उसको रिटेल ट्रेडर की तमाम साइकोलॉजी उसको पता है, ठीक है। तो हम ये कभी भी नहीं सोचे कि यार हम स्मार्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। आपको तरीके से काम करना होता है। तो रिवेंज कभी नहीं लेनी, यानी कि एक ट्रेड लूज होती, फॉरन पैड आपके सामने, आपने एक क्लिक करना, राइट। जैसे कि आप बाय करके बैठे हुए हैं, मार्केट नीचे आ गई, उसने एसएल आपका उड़ा दिया, आपने फॉरन उसी सेकंड एक और ट्रेड ले ली। ओ नहीं भाई, उस वक्त ट्रेड नहीं लेनी, उस वक्त आपने गौर से देखना है कि मार्केट में बेसिकली हो क्या रहा है। इन्होंने स्टॉप लॉस उड़ाए तो मार्केट को कहाँ जाना है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं तो आपको एक राइट डायरेक्शन मिल जाता है। मास्टर ऑफ वन स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मैं इसकी इतनी डिस्क्रिप्शन दे चुका हूँ लोगों को। मेरे पास अक्सर क्यूरीज इस तरह से आ रही होती हैं कि भाई हमने ये कोर्स किया हुआ, कोई अच्छी स्ट्रेटजी नहीं मिल रही। ओ भाई, स्ट्रेटजी सारी अच्छी होती हैं, उसको गौर से सुने, ठीक है। सारी की सारी स्ट्रेटजी ओके हैं, राइट। मैं स्ट्रेटजी आपको इस तरह से एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, शायद हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मेरी उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे। पेरेंट्स हैं,
ठीक है, माँ बाप हैं, गौर से सुने, ठीक है। दुनिया में करोड़ों अरबों माँ बाप हैं, ठीक है। सब के सब माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं और सब बच्चे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से बड़े होते हैं ना, ठीक है। कोई थोड़ा स्लो बड़ा होता है, कोई थोड़ा तेज बड़ा होता है, कोई दिमागी तौर पे बहुत शार्प होता है, कोई कुछ, लेकिन ग्रो हर बंदा हो रहा है, राइट। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा करें कि हर माँ बाप जो है वो किसी से सीखता नहीं है कि बच्चे किस तरह बड़े करने हैं। बात समझ आ रही है? पिछले ज़मानों में 15-15, 20-20 भाई बहन सिबलिंग्स होती थी और आप देखें माशाल्लाह सब के सब परफेक्ट, सेहतमंद, कामयाब। क्यों? क्योंकि वो उनकी स्ट्रेटजी थी। उनके माँ बाप के पास एक स्ट्रेटजी थी कि भाई क्या करना है, बच्चों को शफकत देनी है, बच्चों से प्यार से बात करनी है, बच्चों की रिस्पेक्ट करनी है, राइट। और उनसे रिस्पेक्ट लेनी भी है और बड़ों की इज्जत करनी है, किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, डिसीजन कैसे लेने हैं, अच्छे वक्त में किस तरह से डिसीजन करना है, मगरूरी से बचना है, और बुरे वक्त में सब्र से काम कैसे लेना है, राइट। तो ये उनकी पर्सनल स्ट्रेटजी। हमें ये नहीं पता कि हमारे पड़ोस वालों ने अपने बच्चों को किस तरह परवरिश किया है, राइट। तो भाईजान, स्ट्रेटजी बुरी नहीं होती। आपके पास कोई एक तुक्का स्ट्रेटजी भी है ना, तुक्का, मुझे पर्सनली आप मैसेज करो, मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे रिफाइन करना है। वही स्ट्रेटजी आपको पता नहीं कहाँ ले जाएगी। बात को समझें। तो इस तरह दुनिया में लाखों स्ट्रेटजीज हैं और लाखों तरीके से करोड़ों लोग डिफरेंट तरीके से काम करते हैं और कमाते वही है जो कौन है, डिसिप्लिन है। अब डिसिप्लिन में क्या आता है, लोग समझते हैं डिसिप्लिन का मतलब है आपका कंप्यूटर साफ सुथरा हो, आपने कपड़े अच्छे पहने हुए हो, आपके एक बड़ा अच्छा सेटअप हो और यूं। भाई ये डिसिप्लिन नहीं होता है, ठीक है। ट्रेडिंग डिसिप्लिन बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। आपने अपना एक सिस्टम जनरेट करना है और उस सिस्टम के अंदर रूल्स डिफाइन करने हैं और उस रूल्स को फॉलो करना है। दिस इज सो कॉल्ड डिसिप्लिन, ठीक है। आपको पता है मैंने रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी, आप नहीं करते हो, दिस इज डिसिप्लिन, राइट। आपको पता है मेरा एसएल इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, आप उसको फॉलो करते हो, दिस इज डिसिप्लिन। मुझे इतने बजे से इतने बजे काम नहीं करना मार्केट में, दिस इज डिसिप्लिन, राइट। तो इस तरह से आप अपने अंदर ही एक सिस्टम बनाओ स्टार्ट से और उस सिस्टम को आप फॉलो करो, ठीक है। अगरचे फिर उसका एनालिसिस करो हर 3 महीने बाद कि यार यहाँ यहाँ ये मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। जब जब आप एनालिसिस करोगे अपनी बैक टेस्टिंग या अपने प्रीवियस लाइफ के लेसन्स को, आपको यकीनी तौर पे आगे फ्यूचर के अंदर कुछ सीखने मिलता है, ठीक है। मस्ट डू बैक टेस्टिंग। आप वो यूट्यूब पे या कहीं पर भी कोई कोर्सेज की वीडियो देखते हैं, वहाँ पर आपको टीचर या मेंटर जो भी है वो बता रहा है कि ये इस तरह काम करती है और आप फ़ौरन ही जाके जनाब लाइव अकाउंट $100 का खोलते हो और शुरू हो जाते हो। यार ज़रा गौर से सुनो, $100 को आप वैल्यू नहीं देते। $100 भी किसी के लिए बहुत कुछ होता है, ये भी नहीं होते किसी के पास, राइट। तो इस तरह 100 करके लाखों लोग जो है डेली बेसिस पे लूज़ कर रहे हैं इतना छोटा अकाउंट, ठीक है। उनको ये तक नहीं पता कि $100 की अगर मैं 0.01 की ट्रेड लेता हूँ गोल्ड में तो ये तो ठक करके उड़ सकती है, जैसे कल हुआ है 200 पॉइंट्स नीचे आ गई। 0.01 से आपको $200 का नुकसान हो जाता है, 0.01 से। तो भाई कोशिश करें, कोई भी चीज़ देखें पहले उसको समझें, ठीक है। सबसे पहला स्टेप उसको देखें, उसको समझें। समझ में नहीं आ रही, 70% समझ आया, 30% जो उसका कोर है वही नहीं समझ आया, तो आपने बोला नहीं मुझे 70% आ गया, अब मैं इसको करता हूँ ट्राई, ठीक है। साइकिल ही उल्टा चल रहा है। पहले ट्रेड करके लूज कर लेते हैं, फिर सिग्नल्स की तरफ जाते हैं, आसानी की तरफ जाते हैं। भाई सीखने में इन्वेस्ट करो, सीखने में किसी से डिपेंडेंट किसी के नहीं रहो, खुद से आप सीखो, ठीक है। तो कुछ सीखते हो उसकी बैक टेस्टिंग करो, कम से कम 2 साल की बैक टेस्टिंग या 1 साल की बैक टेस्टिंग करो चार्ट्स के ऊपर, ट्रेडिंग व्यू पे, यहाँ वहाँ देखो कि ये सेटअप जो भाई ने सिखाए हैं ये कहाँ कहाँ इसने काम किया है, ठीक है। फिर उसका रिजल्ट निकालो और फिर उसकी फ्रंट टेस्टिंग करो डेमो के ऊपर, और डेमो पे फ्रंट टेस्टिंग के बाद आपको कॉन्फिडेंस हासिल हो जाए और आप खुद भी उसको थोड़ा सा और रीवायर कर सकते हो, उसको दोबारा से री इंजीनियरिंग करके उसको और इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उसको और बेहतर कर सकते हो, ठीक है। हर इंसान के अंदर कैपेसिटी है कि वो पिछले काम से बेहतर करने की कैपेसिटी रखता है। तो कभी भी किसी को अपना रोल मॉडल बनाने से पहले आप अपना भी जायज़ा लें कि यार अल्लाह ने मुझे भी तो दिमाग दिया, मुझे भी रूह दी है, मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। हो सकता है जिस बंदे ने ये चीज़ बनाई है उसके पास कुछ लाइफ में बैरियर्स हों, कोई रुकावटें हों, और मेरे पास वो रुकावटें नहीं है, तो मैं इससे भी ऊपर जा सकता हूँ, ठीक है। तो कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझना, पॉइंट नंबर 1। बैक टेस्टिंग करनी है, फ्रंट टेस्टिंग डेमो पे करनी है, और उसके बाद आप लाइव में जाते भी हैं तो खुदारा $100 की अगर रेंज है आपकी तो प्लीज़ सेंट अकाउंट यूज़ करो स्टार्ट में,
ठीक है। सेंट अकाउंट से ये होता है कि आपको बड़ा स्पेस मिल जाता है, मिनी ट्रेड की जगह आपको नैनो ट्रेड करने का मौका मिल जाता है। तो $100 से आप अकाउंट बनाते हो सेंट अकाउंट का, तो आपको 10,000 सेंट्स मिल जाते हैं। बस फ़र्क ये कि आपकी ट्रेड का लेवल जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, सीखोगे ना उसमें। सीखते 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 पहले 100 को 200 करो, 200 को 400 करो, और आपको लगता है यार अब मुझे पक्का हो रहा है मामला, फिर आप यूएसडी अकाउंट में जाओ, ठीक है। और स्टिल मैं तो नहीं आपको रिकमेंड करूंगा यूएसडी में जाओ, सेंट को ही चलाते रहो, 1-2 साल सेंट पे ही काम करो तरीके से। सच बता रहा हूँ, आप देखोगे कि आपके कम से कम जो अकाउंट उड़ जाते थे वो बंद हो जाएंगे। और अकाउंट साइज बड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है, अगरचे आप यूएसडी में 0.01 लेते हो तो सेंट अकाउंट में आप 0.10 ले सकते हो, ठीक है। 0.01 लोगे तो फिर बहुत छोटी हो जाएगी वो ट्रेड, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, राइट। तो कम से कम इतना करो कि आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड का सिस्टम मेंटेन रह सके। अच्छा, मस्ट नॉट वॉच फ्लोटिंग बैलेंस, ये बड़ा ही खतरनाक है यार काम। जब हम ट्रेड लेते हैं, आपने देखा है नीचे एक बैलेंस चल रहे होते हैं, ठक 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 चेंज हो रहे होते हैं मार्केट के साथ, प्लस माइनस। यार वो सिर्फ इंडिकेट करते हैं कि इस वक्त की मार्केट के हिसाब से आपका ये प्रॉफिट चल रहा है, इस वक्त की मार्केट से आपका ये लॉस चल रहा है। उसको देखने की कोई माकूल वजह नहीं है, उससे दिमाग ख़राब होता है, ठीक है। तो उसको आपने कभी भी नहीं देखना है। लोग हर 5-5 10 मिनट के बाद देख रहे होते हैं मेरा बैलेंस क्या चल रहा है। भाई छोड़ दें, अगर वही देखना है तो फिर आपने ट्रेड ली क्यों है? समझ रहे हैं, ट्रेड ली इसका मतलब एक रुका हुआ बैलेंस मेरे अकाउंट में आए, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, ये आप करके देखें, आपको बहुत फ़र्क मिलेगा, ठीक है। ट्रेडिंग के टाइम अपने फिक्स रखें, कोशिश करके लंदन सेशन स्टार्ट होता है उससे आधा घंटा पहले प्रिपेयर करें, अल्लाह का नाम लें, एक साफ़ सुथरा माहौल बना के, कोई अमीर माहौल नहीं, कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं, नॉर्मल घर का पीसी भी है, उसको इज्जत दें, वहाँ पर बैठें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मैं अपनी रोज़ी पे बैठ रहा हूँ, आप मेरी मदद फरमाना, और सीधा काम करें, ठीक है। डू द राइट थिंग्स। अब गलत काम कर रहे हैं बैठ के, दूसरों के सिग्नल फॉलो कर रहे हैं, दोस्तों की टिप्स फॉलो कर रहे हैं, ओ भाई जो आपको दोस्त टिप दे रहा है ना, एक्सक्यूज मी, वो भी वही चार्ट देख रहा है जो आप देख रहे हो, ठीक है। तो यहीं आप अपने यू नो आपकी जो एग्जिस्टेंस है वहीं पर आप इसको क्रिटिसाइज कर रहे हो। जब आप किसी को फॉलो करने लगते हो शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, जो भी है, तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके होते हो कि आप उससे कम हो। भाई ये तो सोच लानी नहीं है ना, आप ये रखो कि हाँ मैं इसको टाइम बीइंग फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इससे आगे जाना है, ठीक है। अक्सर बेशतर आपने पास्ट में भी देखा होगा और अभी भी प्रिवेलिंग जो ट्रेंड है, आपने देखा होगा कि जो उस्ताद है उसके स्टूडेंट्स उससे ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें सामने आती हैं, एक तो ये कि उस्ताद के पास कोई बैरियर्स होंगे जो स्टूडेंट्स के पास नहीं है, ठीक है, यानी रिसोर्सेज हो सकती हैं, टाइमिंग हो सकती है, जज्बात हो सकते हैं। और एक साइन ये है कि वो टीचर बहुत अच्छा है कि उसने इतना कुछ आपको दे दिया, इतना आपको स्पार्क लगा दिया कि आप उससे बेहतर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें नोट करने वाली होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई कहीं से आप कोई चीज़, मुझसे कोई चीज़ सीखी तो इससे आगे कुछ भी नहीं है। वो भाई ये तो स्टार्ट है, हमारा काम तो स्पार्क लगाना है, हम कोई सिग्नल तो दे नहीं रहे, ठीक है, आपको कि भाई ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे ना करो। हम तो सिर्फ बोल रहे हैं कि भाई आप सीखो इसको, राइट। तो सीखने, आप कभी भी वीडियो देख के नहीं सीखते, याद रखिएगा, ये मेरी बात गौर से सुन लें। कोई भी वीडियो देख के आप नहीं सीखते, लेकिन उस वीडियो के बाद, उस वीडियो को देखने के बाद जब आपका दिमाग काम करता है और उससे रिलेटेड आप और सीखने की जुस्तजू करते हैं, जब आप खुद से ढूंढते हैं चीज़ों को, ठीक है। यार सर हमें वर्टिकल लाइन नहीं मिल रही, सुने ये मैसेजेस मुझे आ रहे होते हैं, सर ये चार्ट तो ट्रेडिंग में नज़र नहीं आ रहा जो MT5 में आ रहा है। अरे भाई तो आप खुद से रिसर्च करो ना यार, आप समझ रहे हो, आप आपका टीचर आपको लाइनें थोड़ी लगवाएगा बैठ के, खुद सोचने वाली बात है ना। वीडियोस बनी हुई है, उसको बार बार देखें, सीखें, कहीं से भी सीखें, लेकिन आगे बढ़ें। तो जो जुस्तजू आती है कि मैं खुद से ढूंढूं, ठीक है। हमने जब AVG फ्लोरिंग बनाई थी, यकीन करें 2 या 3 हफ्ते के बाद ही मुझे स्टूडेंट्स के रिप्लाई आना शुरू हुए थे। मुझे इतनी खुशी हुई कि उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि सर हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो ये हमारी विनिंग है, आप समझ रहे हो। जब आप खुद से आगे आके अपनी खुद की चेंजेस बताते हैं किसी स्ट्रेटजी के अंदर या खुद करते हैं, ये आप सीखते हैं। वीडियो देख के कभी भी आप नहीं सीखोगे, याद रखना, ठीक है। वीडियो देखने के बाद जब जुस्तजू होगी, उस चीज़ को डिग आउट करने की कोशिश करोगे, बैक टेस्टिंग करोगे, वो आपकी लर्निंग हो रही होती है, राइट। वीडियो देख के सीख रहे हो तो आप कॉपी कर रहे हो, कॉपी तो नहीं करना ना, हमें आगे बढ़ना है। अच्छा, डू नॉट बी ग्रीडी, नो सेटअप नो ट्रेड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो लालच इंसान को मरवा देती है, बर्बाद कर देती है, ठीक है। बहुत पुरानी कहावत है, पता नहीं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने की कहावत है ये, कि लालच बुरी बला है,
ठीक है, लालच क्या है, बुरी बला है। वो ऐसे ही नहीं कहा है, लालच में लोगों के घर बार बिक गए भाई, लालच में इंसान खुद बिक गया, लालच में इंसान फौत भी हो जाता है। समझ रहे हो कि उसको इतनी ग्रीडीनेस होती है कि उसको अपनी ज़िंदगी ही नहीं नज़र आ रही होती, उसको सिर्फ ये होता है कि बस मैंने ये हासिल करना है, करना है, करना है, किसी भी कीमत पे करना है। तो भाई एक तो होता है मोटिवेशन, एक होता है पैशन। वो तो अच्छी बात है कि चले मुझे किसी भी हाल में करना है। जैसे कि एक एथलीट है, उसको है मोटिवेशन कि यार मैंने किसी भी तरह रेस जीतनी है, तो वो अच्छी चीज़ है, राइट। लेकिन पैसों का लालच बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, और यकीन करें जब इंसान के पास पैसा आता है ना, तो उसमें मांगने वाले का और ना मांगने वाले के हक होते हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं जो आपसे आके मांगते हैं लिटरली, उनको भी देना है आपको। और कुछ लोग हैं जो नहीं मांगते हैं आपसे, लेकिन आपको उनको भी देना है। बात को समझें। ठीक है, तो ये इसका जिक्र भी है कुरान पाक में कि मांगने वाले का हक और ना मांगने वाले का हक। तो जो भी रोज़ी आपके पास आएगी, भाईजान गौर से सुने, वो आपके अकेले के लिए नहीं है। ठीक है, अपने दिमाग में ये चीज़ जो है ना फिक्स कर लें कि आपके पास जो भी कुछ मंथली क्वार्टरली आ रहा है, उसमें ना मांगने वालों का भी हक है। तो उसमें आप सोशल चीज़ें करें। ठीक है, अपनी सोसाइटी में देखें यार कि जो बंदा तकलीफ में है लेकिन मुंह से नहीं मांग रहा क्योंकि उसकी इज्जत का मैटर आ रहा है, या उसकी ईगो हर्ट हो रही है, या फिर उसकी पर्सनल डिग्निटी खराब हो रही है, उसकी जवान बच्चियां हैं, वो कैसे किसी से कुछ मांग सकता है। लेकिन आप देखते हो तो आप उससे एक बड़े ही प्यारे अंदाज में पूछ सकते हो कि यार देखो मैं ये काम करता हूँ, इस तरह है, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। ठीक है, हम पार्टनरशिप कर सकते हैं, मैं आपका अकाउंट खोल सकता हूँ, उसको किसी अच्छे कॉपियर के साथ लगा दिया, उसको अपनी ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व कर दिया। अगर आप प्रॉफिटेबल हैं, पता चला आप खुद ही अपने अकाउंट वॉश कर रहे और किसी को पकड़ के आपने अपने साथ लगा दिया, तो फिर तो ये आपने इसका जो एसेंस है वही चेंज कर दिया, इसकी रूह जो है वही चेंज कर दी। ठीक है, तो डो नॉट बी ग्रेडी, नो सेटअप नो ट्रेड, बंद कर दें सिस्टम को। इसको इतना सीरियस नहीं लेना है ज़िंदगी में, इसको एक अपनी माकूल जगह पर जगह देनी है। बाकी अपनी ज़िंदगी जिए, आप फैमिली की खिदमत करें, पेरेंट्स की खिदमत करें, एक दूसरे की मदद करें, अल्लाह से करीब होने की कोशिश करें। ठीक है, और अन करीब आप देखोगे अभी दुनिया में 90% डॉक्टर्स ने कह दिया है लोगों कि भाई अपने बच्चों को आपने मोबाइल से दूर रखना है। ठीक है, अब उनको पता चल गई जो इसकी ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने वालों की जो बीमारियां सामने आ रही हैं, वो अभी पता चल गया। मेंटल हेल्थ बिल्कुल फारिग हो जाती है। ठीक है, ज़्यादा आपने स्क्रीन नहीं देखना होता। बहरहाल ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग बोर नहीं हुए होंगे, कोशिश तो मेरी पूरी है, लेकिन ये सुनना आपने लाजमी है। अच्छा, मनी मैनेजमेंट की कुछ डीप स्टडी है, वो फिर एडवांस कोर्स में होगी, लेकिन सरसरी तौर पे आपको बताता हूँ। एक्सक्यूज़ मी, रिस्क डिस्क्लेमर आपने लाजमी पढ़ना है। ये आपको गाइड करता है कि क्या क्या चीज़ें दुनिया में होती है। ये किसी भी ब्रोकर की वेबसाइट पे रिस्क डिस्क्लेमर लिखा होता है, उसको ज़रूर पढ़ा करें, तो आपको आइडिया होता है कि यार मैं किस कारोबार में हूँ और किस नौयत का रिस्क मैं फेस कर सकता हूँ या करूँगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये मार्केट 24 घंटे चलती है। आप सोए हुए दुनिया में क्या हो रहा है आपके सोते हुए आपको क्या पता। आप सुबह उठते हो मार्केट कहीं की कहीं हो गई। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो डे क्लोजिंग पे अपनी ट्रेड भी बंद करके जाते हैं ताकि हमारी कोई ट्रेड पीछे खुली ना रह जाए, राइट। क्योंकि द वर्ल्ड इज द प्लेस ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, यहाँ कुछ भी होता है और ये इसका नेचर है। अच्छा, ट्रेडिंग एज रिस्क एंड रिवॉर्ड SLNTP। देखें भाई, दो किस्म की एंट्रीज होती हैं रिस्क को लेकर के। ठीक है, उम्मीद है कैलकुलेटर आपको नज़र आ रहा होगा। हम कभी कभार एक, इसको 1R कहते हैं। क्या कहते हैं? 1R। जब मैं 1 लिखूं इसको 1R कहते हैं, राइट। ये रेशो की बात हो रही होती है। जैसे कि मैं चाहता हूं कि यार हर $1 जो मैं रिस्क करूं उसके ऊपर मुझे $1 ही रिवॉर्ड मिल जाए। ठीक है, यानी कि मैं $1 रिस्क कर रहा हूं तो मुझे $1 ही मिल जाए, उसके अगेंस्ट में मेरे लिए बहुत है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम 1:1 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो। ठीक है, यानी कि जितना आप लगाते हो उतना ही आपको मिल जाए, राइट। अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। इसको करना है फॉलो। आप इसको स्टार्ट में आप यही फॉलो करेंगे, भाई आप $1 लगाएं आपको $1 मिल जाए, ज़्यादा लालच आपने नहीं करनी। ठीक है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेटेजी, अगर आप क्या कहते हैं, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, ठीक है, तो स्विंग ट्रेडर उमूमन 1:5 पे चल रहे होते हैं, 1:1.5 पे चल रहे होते हैं। यानी कि हर $1 वो लगाते हैं और उनका एक्सपेक्टेड जो ट्रेडिंग पोजीशन होती है वो ये होती है कि अगर हम $1 का रिस्क लें तो हमें रिटर्न में $1.5 मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो इस चीज़ पे ईमान रखते हैं कि भाई देखें
माइनस प्लस ट्रेड्स तो चल ही रही होती है ना, 50% इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। अगर नहीं पता तो वीडियो देखें आप टिकटॉक पे, ग्रीन रजिस्टर के साथ, वहाँ पर मैंने कॉइन टॉस करके और पूरी एक्सरसाइज करवाई थी स्टार्ट में सबों से। तो यानी कि आधी ट्रेड आपकी माइनस जाती है, आधी ट्रेड प्लस जाती है। तो अगर रिवॉर्ड अच्छा होगा तो ये जो है आपके, अगर लेट्स सी 5 पोजीशन, मैं टोटल 10 पोजीशन खोलता हूँ, ठीक है, 5 माइनस में जाती है, 5 प्लस में जाती है, राइट। तो अगर मैं 1.5 के हिसाब से रिटर्न चाहता हूँ और 5 अगर मेरी प्लस हुई है तो मैंने, ये मेरा रिटर्न है। 5 ट्रेड पे मुझे कितना प्लस हुआ, $7.5। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। और 5 ट्रेड, टोटल 10 ट्रेड की थी ना हमने, ठीक है। तो 10 ट्रेड में से 5 हमारी माइनस में चले गई, जो हमारा हमने सोचा था $1 जाएगा, तो उसमें $5 तो हमने लूज कर दिए, बाकी रह गया हमारे 5, ठीक है। इस 5 के ऊपर हमें क्या रिवॉर्ड मिला है, मल्टीप्लाई बाय 1.5, ठीक है, ये हो गए 7.5। बात को समझें, तो 10 आपने लगाए थे, ठीक है, और आपको रिवॉर्ड में मिले कितने, 12.5, ठीक है। तो अगर मैं $12.5 में से 10 को माइनस कर दूं, ठीक है, तो क्या हुआ, $2.5 स्टिल हमें मिले। आधी ट्रेड माइनस में भी चले गई तो भी हम $2.5 नफे में हैं। उसकी वजह यह कि हमारा रिवॉर्ड सिस्टम बड़ा है, हमने जितना रिस्क लिया है उससे ज़्यादा हमने प्रॉफिट किया है। तो ये एक फिनोमेना होता है। और जो जैपनीज लोग तकरीबन 1:1 या 1:0.8 को एक्सेप्ट करते हैं, तो क्या होता है कि आप कहते हैं कि भाई नहीं, मैं जितना लगाता हूँ उतना ही मुझे मिल जाए, तो फिर आपको अपना विन रेशियो बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। यानी कि 10 में से 60 ट्रेड्स आपकी विन हो, 3 माइनस हो तो 2 फिर भी आप प्लस में हो गए, ठीक है। तो इसको ज़रा कोशिश करिएगा समझने की, इतना कोई मुश्किल नहीं है। मार्जिन के ऊपर आपने ध्यान रखना है, मैंने मार्जिन बड़ी अच्छी तरीके से समझाया था पिछली वीडियोस के अंदर, ठीक है। जो आपका एक्चुअल में आप पुट करते हैं मनी, उतना अवेलेबल नहीं होता, मार्जिन कम होता है उससे, क्योंकि कुछ वो रख लेते हैं अपने पास, ठीक है। तो जब मार्जिन कॉल आएगी तो आपकी ट्रेड सारी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती। तो अपने अवेलेबल बैलेंस को, अपने फ्री मार्जिन को देखना होता है ट्रेडिंग के दौरान, ना कि फ्लोटिंग इक्विटी को। अटेनेबल फाइनेंशियल गोल यानी कि भाई ऐसा ख्वाब देखें जो पूरा हो सके। अब आप नए नए इंटर हुए हैं और आप कहते हैं कि यार मैं $100 से आया हूं और मैंने बनाने हैं जनाब इस मार्केट में इतने, ठीक है, पॉसिबल, अल्लाह चाहे तो कुछ भी इससे ज़्यादा भी दे सकता है आपको, ठीक है। लेकिन अगर अकल की बुनियादों पे बात की जाए, इंसानी अकल की बुनियादों पे बात की जाए, तो दिस इज लुक्स अनअटेनेबल, यानी कि ये बहुत दूर का रास्ता है। यानी कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है और आप कह रहे मैं चांद पे जाऊंगा, आपके पास साइकिल है और आप कह रहे मैं चांद पे जाऊंगा, राइट। कर सकते हो, ईमान की बुनियाद पे ये भी मिल सकता है, नो डाउट। लेकिन रियलिस्टिक अप्रोच में क्या होता है, मुमकिन नहीं है, थोड़ा मुश्किल नजर आता है। क्योंकि अगर साइकिल है तो चांद पे कैसे पहुंचोगे यार, प्रैक्टिकली साइंस भी नहीं इजाज़त दे रही ना। हाँ, आप एस्ट्रोनॉट हो, ठीक है, आप टॉप 100 में आ रहे हो, आपने बड़ी अच्छी रिसर्च की है और आप ऐसे मुल्क में रहते हो जहाँ आपको मौका मिल सकता है, जहाँ से सैयारे और ये सब चीज़ें, सॉरी सैटेलाइट जाते हैं ऊपर की तरफ, और आपको मौका मिल जाए, तो फिर ये फिर भी अटेनेबल नज़र आता है कि हाँ भाई आप एस्ट्रोनॉट हो, आप इतने सालों से हो और आपको मौका मिला और आप जा रहे हो आपकी मेहनत के ऊपर, आपकी कोशिश, रिसर्च के ऊपर, तो ये अटेनेबल है। अब यार $100 लेकर आ रहे हो ना भाई, तो ये जहन में रखना कि इस पर कुछ कमाना नहीं है। इस $100 पे सीख भी जाओ तो बहुत है, ठीक है। ये तो फटाफट उड़ा देते हो आप लोग। तो जिनकी भी $100 वाले अकाउंट की रेंज है, प्लीज़ वो कोशिश करें सेंट अकाउंट यूज़ करें, आपको $100 में 10,000 सेंट मिल जाते हैं, ठीक है। इससे आप आराम से खेल सकते हो, 0.02 की, 0.01 की पोजीशन से बहुत सारी पोजीशन आप ले सकते हो इसमें, ठीक है, सीखने के एतबार से। और नो डाउट इसमें बहुत अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड भी मैनेज हो जाता है, राइट। तो अटेनेबल गोल होने चाहिए भाई, ठीक है। अगर जेब में आपके 5,000 रुपये हैं और आप सोचते हो कि यार मैं बस के अंदर कराची घूम लूंगा, तो ये अटेनेबल है, ठीक है। लेकिन आप कह रहे हो कि यार मेरे जेब में 5,000 है और मैं पाकिस्तान टूर कर लूँ, तो ये अटेनेबल नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करें, जो सोशल पे चीज़ें देख रहे होते हैं, जो इतनी ओवर लेवरेज चीज़ें आपको दिखा रहे होते हैं कि भाई ट्रेडर यूं घूम रहा है, ट्रेडर यूं बन गया, ट्रेडर, भाई देखो हर चीज़, हर इंसान का अपना एक मुकद्दर होता है और हमें सिर्फ और सिर्फ गुडी गुडी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, राइट। अगर वो वाकई में सच्चा ट्रेडर है और कामयाब भी हो गया, तो फिर उसके पीछे उसकी मेहनतें देखो, उससे ये पूछो कितने उसने अकाउंट उड़ाए हैं, उसने ये पूछो उसने कितनी लोगों की बातें सुनी है, उससे ये पूछो उसने उस पर कितनी मेहनत की है, कितने हज़ार घंटे उसने चार्ट देखा है, तब जाके वो एक स्ट्रेटजी में मास्टर हुआ है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, मैंने उमूमन देखा है 90% कामयाब ट्रेडर जो हैं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेटजी होती है, एक, उसमें वो मास्टर होते हैं,
ठीक है, अगर मैं आज ही सब काम कर लूँ, हर किस्म की स्ट्रेटजी एक ही ट्रेड पे अप्लाई कर दूँ, मैं कभी भी कामयाब नहीं होऊंगा। ठीक है, तो बस कोशिश करें, एक स्ट्रेटजी सीखें, उसको मास्टर करें, उसी को आगे तक ले जाएं। इन कंट्रास्ट, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, नो रिवेंज ट्रेडिंग, नो ओवर ट्रेडिंग, डिसिप्लिन, इन सबको मेंटेन आपको करना होगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया था, किसी भी मुल्क का रिस्क फ्री रेट होता है, अगर उस आपके रिटर्न उससे डबल भी हैं पूरे साल में, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहलाते हैं। ठीक है, टोटल थ्योरी बेस्ड थी चीज़ें। थैंक्स टू अल्लाह पाक, सेशन नंबर 3 इज़ कम्प्लीटेड। रहीम अजीज़ मेरा नाम है, और talk2charts.com हमारी वेबसाइट है, वहीं पर सारी चीज़ें मौजूद हैं, फ्री कोर्सेज, यूट्यूब के रिसोर्सेज, ठीक है, एडवांस कोर्सेज वगैरह, जो भी चीज़ें डिटेल हैं, आप www.talk2charts.com पे जाएंगे, और हमारे पेज का नाम ऑलरेडी मेंशन होता है चीज़ों को लेके। तो अपना ख्याल रखें, बेसिक कोर्स यहाँ पर आपका एंड हुआ है। ठीक है, और मज़ीद इस प्लेलिस्ट के अंदर और भी चीज़ें इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आएंगी। ठीक है, तो ये एटलीस्ट इतना है कि आपके बेसिक क्लियर हैं। ये सब करने के बाद आप एडवांस, इंटरमीडिएट टू एडवांस में इनरोल होने के एलिजिबल हो जाते हैं। तो अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह के हुक्म से। खुदा हाफिज़।